सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डार्क रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया था। उसके बाद में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन देखी, जिसके अपन लोगों ने दो पार्ट्स देखे कि जो लाइट रिएक्शन है वो फोटोसाइक्लिक मतलब कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है। इसके बाद में अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं डार्क रिएक्शन की ओर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, दैट इज डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन से अपन लोग क्या समझते हैं? इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था लाइट रिएक्शन। इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, अगर मैं उसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे उनमें से सबसे पहला प्रोडक्ट था हमारा एटीपी, दूसरा था NADPH एंड O। तो इसके अंदर ये जो O2 है ये तो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा एटीपी और NADPH जो है वो अब हमारे इस डार्क रिएक्शन के अंदर काम करते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं डार्क रिएक्शन की एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी रिएक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि लाइट होती है, लाइट एनर्जी जो होती है, सूर्य की जो किरणें होती है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इसके प्रोडक्ट होते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज जो ये डार्क रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन दिस formation of glucose takes place। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था F.F. ब्लैकमैन। तो मैं यहां पे लिखूंगा F.F. ब्लैकमैन, जिन्होंने 1905 के अंदर सबसे पहली बार डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। उसके बाद में एफ ब्लैकमैन के बाद मेल्विन कैल्विन और बेंसन नाम के दो अमेरिकन साइंटिस्ट और आए जिन्होंने डार्क रिएक्शन की थ्योरी को, जो कि एफ ब्लैकमैन ने बताई थी, उसको एक्सपेंड की। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेंड लेटर एक्सपेंडेड बाय कैल्विन एंड बेंसन। इन कैल्विन और बेंसन को 1961 का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का वो भी दिया गया। एफ जो कैल्विन है, कैल्विन और बेंसन, इन दोनों ने लाइट रिएक्शन जो थी उसको एक्सपेरिमेंट ही बता था। इन्होंने क्या किया, दे यूज radioactive tracing technique of C14 isotope। मैंने क्या किया कि जो कार्बन का जो C14 आइसोटोप होता है, अपन जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक तो जो नॉर्मली इसको हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इसका एटॉमिक मास जो 12 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके अलावा एक और आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 13 है, एटॉमिक नंबर 6। और इसके अलावा ये आइसोटोप ये जो होता है ये रेडियोएक्टिव होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसको लेकर जो इनकी स्टडी थी, लेकिन मैं उनकी एक्सपेरिमेंट की, इन्होंने इसको पढ़ा था
और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने यूज किया था वो थी एक एल्गी। जो एल्गी इन्होंने यूज की थी वो थी क्लोरेला एंड स्कैनेडेस्मस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो डार्क रिएक्शन है वो 3 प्रकार की होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, यानी मैं कहूंगा जो डार्क रिएक्शन है उसकी 3 फेजेस होती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डार्क रिएक्शन हैज 3 फेजेस। वो 3 फेजेस कौन सी है? जो सबसे पहली फेज है वो है C3 साइकिल, दूसरी फेज है C4 साइकिल और उसकी तीसरी फेज है CANCL। इनकी ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसकी 3 फेजेस होती है। अब अपन लोग 1 बाय 1 करके इन तीनों फेजेस को पढ़ेंगे। और ये शुरू करते हैं सबसे पहले C3 साइकिल से। मैं यहाँ पे एडिट डाल दूंगा पहले फेज जो है C3 साइकिल। C3 साइकिल जो है इसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। दूसरी बात की जो C3 साइकिल है उसका C3 नाम क्यों पड़ा? तो इसका कारण है कि जो C3 साइकिल है इसके अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर इन C3 cycle is 3-phosphoglyceric एसिड। ठीक है, यदि बात करूं C3 साइकिल की, तो C3 साइकिल जो होती है वो फर्दर 3 स्टेप्स के अंदर पूरी होती है। तो अपन आगे लिखेंगे यहाँ पे completed in 3 steps। कौन सी स्टेप्स है? जो पहली स्टेप है वो इसके अंदर है कार्बोक्सिलेशन। दूसरी जो स्टेप है वो है रिडक्शन और वो तीसरी स्टेप है वो है रीजनरेशन। इन 3 स्टेप्स के अंदर ये जो C3 साइकिल है ये पूरी होती है। अब अपन लोग इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं C3 साइकिल, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो क्या होता है कि सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से CO2 जो है वो आती है। सबसे पहले ये मान लीजिए CO2 है, मैं यहाँ पे देते देता हूं एटमॉस्फेरिक CO2। ये यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं
बिस्फोस्फेट। इसके साथ में ये CO2 जुड़ती है, जिससे हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मैं यहां पे लिख दूंगा 2 यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये पहला स्टेप है जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद में इसके अंदर होता है रिडक्शन। मैं यहां पे लिख दूंगा इस रिडक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। दो ATP यहां कंज्यूम होते हैं, इसके साथ साथ में दो NADPH2 भी कंज्यूम होते हैं। ये दोनों यहां पे बनाते हैं दो ADP और दो NADP। जिससे फर्दर हमारा जो दूसरा कंपाउंड है वो बनता है ट्रायोज फोस्फेट। इसके भी हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद में आगे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। अब इसके अंदर होता है रीजनरेशन। अब ट्रायोज फोस्फेट को अपन लोग CH2O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब होती है इसमें रीजनरेशन। मैं यहां पे लिख दूंगा जो कि तीसरा पार्ट है, दैट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के अंदर यहां पे क्या होता है, यहां पर एक और ATP कंज्यूम होता है। एक और ATP कंज्यूम होता है, इससे बनता है ADP, जिससे अपनी ये पूरी पूरी रिएक्शन होती है। अब ये जो रीजनरेशन है ये हो किस कारण है, यहां पर देखने वाली बात है। तो यहां पर कार्बोक्सिलेशन के समय एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इसका यहाँ पर रीजनरेशन करना जरूरी है। इसका रीजनरेशन नहीं करेंगे तो जो हमारी कैलरी साइकिल है वो वापस से चालू नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि C3 साइकिल के अंदर जो एक C3 साइकिल है उसके अंदर 3 तो ATP कंज्यूम हो रहे हैं और 2 NADPH2 कंज्यूम हो रहे हैं, और उससे हमें मिल क्या रहा है 1CH2O मिल रहा है। यानी कि मुझे 6 बार ये कैलरी साइकिल बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मुझे एक मॉलिक्यूल मिल पाएगा C6H12O6 का
सा जिसकी हमें नीड है। तो इसको मैं 6 बार चलाऊंगा, तो 6 बार जब मैं इसको चलाऊंगा साइकिल को, तब कितने तो एटीपी कंज्यूम होंगे, कितने NADPH2 कंज्यूम होंगे, कितने होंगे, यानी कि 18 एटीपी कंज्यूम होंगे और 12 NADPH2 कंज्यूम होंगे, तब जाके एक C6H12O6 मिलेगा। यानी कि इसको 6 टाइम्स चलाना पड़ेगा मुझे, सीधी साइकिल को 6 बार मुझे चलाना पड़ेगा, तब जाके मुझे अपना जो ये मिल पाएगा C6H12O6। अब क्या सभी प्लांट्स के अंदर ये सीधी साइकिल होती है? जी हाँ होती है, लेकिन क्या सभी के अंदर यही मैकेनिज्म फॉलो होती है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। कुछ ऐसे ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि शुगरकेन है, मिलेट्स है, उनके अंदर एक अलग तरह की साइकिल फॉलो होती है, उसको बोलते हैं C4 साइकिल। ठीक है, अब जो ये C4 साइकिल है, ये C4 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्जेरो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड होता है। तो आइए फिर अब हम शुरू करते हैं C4 साइकिल। सबसे पहले यहां पर एडिट करेंगे C4 साइकिल। ऑक्जेरो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का बना होता है। दूसरी चीज, C4 plants are found in dry tropical regions of अर्थ। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिलेट्स के अलावा शुगरकेन एटसेट्रा। C4 प्लांट्स की एक खास बात होती है, क्या होती है कि ये एक विशेष तरह की, एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं क्रांच एनाटॉमी। मैं यहाँ पे लिखूंगा they have a special type of cells arrangement called Cron's anatomy। Cron's anatomy में होता क्या है कि अगर मैं 2 मिनट डायग्राम बनाऊं तो यहां बाहर तो प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के जो अंदर वाली बाउंड्री होती है वो होती है बंडल शीट सेल्स की। और इसके अंदर यहां पे होता है वास्कुलर बंडल। मैं यहां पे बाहर भी कर लिखूं तो ये है मेसोफिल सेल्स, इसके अंदर वाली जो बाउंड्री है वो है बंडल शीट सेल्स की, और जो सबसे अंदर है वो है
इसे बोलते हैं क्रॉस एनाटॉमी। अब अपन लोग पढ़ते हैं शीफोर्ड साइकिल, यानी ये साइकिल किस तरह की होती है। शीफोर्ड साइकिल जो है वो दो तरह के सेल्स के अंदर पूरी होती है। जो पहले सेल्स होते हैं वो होते हैं बेसोफिल सेल्स और बंडल सेल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एक बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा बेसोफिल सेल्स और यहाँ पर मैं लिखूंगा बंडल शीथ सेल्स। अब होता क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से हमारा जो CO2 है वो आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एटमॉस्फेरिक CO2, ये जाकर फ्यूज करता है फॉस्फोरेट पाइरुवेट से। मैं यहाँ पे लिखूंगा PEP। अब ये फॉस्फोरेट पाइरुवेट है वो 3 कार्बन का बना हुआ होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 कार्बन से बना हुआ है। इससे फर्दर बनता है जो हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है इस शीफोर्ड साइकिल के अंदर, जो कि है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहां पर लिख देंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन से बना हुआ है, क्योंकि एक कार्बन तो ये हो जाएगा और 3 कार्बन ये हो जाएंगे, दोनों मिलाकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेंगे। इसके बाद में जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहां पर 6NADPH2 कंज्यूम करता है, जिससे यहां पे आगे बनता है जिससे हमारा यहां पे बनता है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो है ये फर्दर आगे इसमें बंडल शीथ सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। ये मैलिक एसिड जो है यहां पर आगे जाके ये बनाता है पाइरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन से बना हुआ है प्लस CO2। जो मैलिक एसिड है ये आगे जाके पाइरुविक एसिड प्लस CO2 के अंदर टूटता है। जो ये मैलिक एसिड है जब यहां पर पाइरुविक एसिड प्लस CO2 बनाता है तो ये यहां पर NADP प्लस H प्लस C, ये NADPH2 बनाता है 6। यानी कि यहां पर जो हमारे NADPH2 टूटे थे वो यहां पर वापस बन जाते हैं। इसके बाद में इसको अगर हम थोड़ा सा यहां से बड़ा कर दें, अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि शीफोर्ड साइकिल के अंदर भी C3 साइकिल होती है। जो C3 साइकिल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो CO2 है ये आगे जाकर मिलती है IUPP से, और उसके बाद में ये रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे बनाते हैं PGA, क्योंकि यहाँ पर होती है कैल्विन साइकिल।
जिसके अंदर हमारे 18 एटीपी यूज होते हैं और 12 NADPH2 यूज होते हैं। इसके बाद में ये जो पायरुविक एसिड है ये फर्दर आगे पायरुवेट बनाता है। ये पायरुवेट बनाता है तो भी 3 कार्बन का होता है। अब ये जो पायरुवेट है ये पीपीडी के एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर 12 एटीपी जो है वो कंज्यूम होते हैं, जिससे 12 एटीपी बनते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो ये जो C4 साइकिल है वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये कुछ इस तरह की होती है हमारी C4 साइकिल। तो अगर मैं C4 साइकिल की अगर बात करूं तो इसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता पड़ी, तो मैं यहां पे लिखूंगा और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहां पर मुझे आवश्यकता पड़ी है 30 एटीपी प्लस 12 NADPH2 की। और ये जो C4 साइकिल है ये भी 6 टाइम चलेगी, तब जाके मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल पाएगा। ये 30 एटीपी कैसे बने? 30 एटीपी मतलब कंज्यूम कहां हुए? 12 तो यहां कंज्यूम हुए, इसके अलावा जो 18 है वो यहां कंज्यूम हुए। ठीक है, अब अपन लोग अपनी आगे वाली साइकिल में बढ़ते हैं जो कि है CAM यानी सैचुरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहां पर मैं लिखूंगा CAM यानी कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जो CAM साइकिल जो होती है वो जनरली होती है जो कि रेगिस्तानी पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, या फिर मैं कहूं सक्कुलेंट प्लांट्स होते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा occurs in succulent plants in which stomata opens at night, जिनमें स्टोमेटा जो है वो रात को ओपन होता है ताकि जो पानी का जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम हो सके। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके अंदर इसके एग्जांपल्स हो गए अगेव, ओपनशिया, अगेव, ओपनशिया, अगेव, ओपनशिया के अलावा ब्रायोफाइलम, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। इसके अलावा जो
CAM साइकिल है, ये सिर्फ मेसोफिल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेसोफिल सेल्स। ये C4 साइकिल की तरह बंडल सेल्स और मेसोफिल सेल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ मेसोफिल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब ये होती कैसे है कि देखिए इसके अंदर जो ये रिएक्शन है वो C4 साइकिल की तरह एकदम सेम होती है, यानी कि यहाँ पर आप ये C4 प्लांट्स की जो रिएक्शन देख रहे हैं या फिर साइकिल देख रहे हैं, ये की यही साइकिल इनके अंदर होती है। खाली बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स के अंदर ही होगी। तो मैं यहां पर उठा के इसको कुछ इस तरह से लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा मेसोफिल सेल्स। डिफरेंस इतना है कि ये जो इधर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वो इसके अंदर डे टाइम, वो इसके अंदर नाइट के अंदर पूरा होता है, और जो इधर वाला राइट हैंड साइड पे आप जो पार्ट देख रहे हैं वो डे टाइम के अंदर पूरा होता है। ठीक है, रात को क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एसिड बनता है और मैलिक एसिड की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद में डे टाइम की तरफ इनके अंदर स्केलिंग साइकिल होती है। ठीक है, उसके बाद में वापस से पायरुवेट एसिड प्लस CO2 बनते हैं। उसके बाद में यहां से जो भी रिएक्शन है वो आगे जाके नाइट में होती है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और कि जो CAM प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर भी होती है। किसी बात है ये सब डेजर्ट प्लांट्स हैं तो इनको ट्रांसपिरेशन जो अपना कम से कम करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन की तीनों फेजेस देखी। सबसे पहले तो ये देखा कि डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद में C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM पूरा किया। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।